नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए हमने जो श्रृंखला चला रखी है सामाजिक अध्ययन की, शिक्षण विधियों की, उसका जो टॉपिक हमने पढ़ा था परीक्षा शिक्षण प्रतिमान या आनुभाविक साक्ष्य, आज उसकी प्रश्नोत्तरी को हम लोग यहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न इसमें से बनते हैं। कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न इसमें हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं। आपका पूरा टॉपिक इन प्रश्नोत्तरों को अगर आप करेंगे तो पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, ये इसके जनक कहो, प्रवर्तक कहो, ये पूछा है प्रश्न। इसमें फैक्चुअल प्रश्न है और आपने पढ़ा हुआ भी है। रिचर्ड सचमैन, रिचर्ड बर्टन, रिचर्ड मॉरिसन और ऑसबर्न। तो आपको पता ही है कि रिचर्ड सचमैन ने ये परीक्षा शिक्षण प्रतिमान और दिया था, और सबसे पहले इसको कौन से विषय में दिया था, आगे एक प्रश्न भी आएगा इस तरह का, वो यहाँ लिख लें, आप समझ लें इस चीज को। भौतिक विज्ञान विषय यानी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान विषय में इन्होंने इसको प्रयोग किया था, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान को। वैसे पहली बार जब ये शिक्षण प्रतिमान आया था तो इसको प्रशिक्षण प्रतिमान कहा जाता था। ये बेसिकली प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग्स के लिए लागू किया गया था, प्रशिक्षण के लिए। बाद में इसको शिक्षण में लागू किया भौतिकी विषय के लिए, और वर्तमान में इस मॉडल को, इस प्रतिमान को, इस उपागम को हर विषय में लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि परीक्षा शिक्षण प्रतिमान में परीक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछा है। पहचानना, पता लगाना, पूछताछ करना और मूल्यांकन करना। आपको पता है कि परीक्षा जो शब्द है, अगर अंग्रेजी शब्द इसका याद रखेंगे आप तो बहुत जल्दी इसको याद कर पाएंगे। इंक्वायरी, ठीक है, INQUIRY, इंक्वायरी शब्द से बना है। इंक्वायरी टीचिंग मॉडल है ये। तो इंक्वायरी का मतलब है परीक्षा। तो इंक्वायरी कब करते हैं हम, जब हमें कुछ पूछताछ करना होता है कोई चीज है। तो ये शाब्दिक अर्थ की बात कर रही है, इसका विशेष अर्थ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, केवल यहाँ बात की जा रही है इसके शाब्दिक अर्थ की। तो परीक्षा का सीधा सीधा अर्थ है पूछताछ करना, क्योंकि इसमें पूछताछ के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने का कौशल विकसित किया जाता है। तो चाहे तो आप इसके सामने ऐसे लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की क्वालिटी, स्किल उसमें डेवलप हो जाए, ताकि वो उनको अध्ययन में हेल्प करे। चलिए अगला प्रश्न। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान विधि है, ये किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन है आगमनात्मक, निगमनात्मक, सामाजिक या संरचनात्मक। तो आपको पता है, हमने पढ़ा था कि ये परीक्षा शिक्षण प्रतिमान जो है वो आगमनात्मक विधि है। आगमनात्मक विधि के बारे में आपने देखा होगा कि कैसे इसमें क्या होता है। ये आपकी, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ें, चाहे लैंग्वेज 1 पढ़ें, चाहे लैंग्वेज 2 पढ़ें, चाहे सब्जेक्ट पढ़ें, ये विधियां शिक्षण की आपके हर उसमें टॉपिक में है। आगमन विधि, निगमन विधि, तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये उदाहरण से नियमों की ओर चलती है, उदाहरण से नियमों की ओर आगमन विधि। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस परीक्षा शिक्षण प्रतिमान में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चे के सामने होते हैं, यानी कि जब वो डाटा का संकलन करता है, आंकड़ों का संग्रहण करता है किसी समस्या से संबंधित, तो सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उनका प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, उनका मूल्यांकन करता है, अंत में विश्लेषण करने पर एक नियम इसमें से निर्गमित होता है, एक नियम निकलता है। तो बहुत सारे उदाहरणों से एक निष्कर्ष या नियम पे विद्यार्थी पहुंचता है, और यही इसका कौशल होता है कि किस तरह समस्या समाधान किया जाए। बच्चे शिक्षक के साथ साथ ये काम करते हैं, क्योंकि इस मॉडल में शिक्षक
और शिक्षार्थी या कहें कि छात्र, शिक्षक प्लस छात्र दोनों ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। अकेला शिक्षक भी नहीं और अकेला विद्यार्थी भी नहीं, बल्कि ये दोनों ही इसमें सक्रिय होते हैं और अंतिम उस निष्कर्ष या नियम पर पहुंचते हैं। इसलिए इस विधि को आगमनात्मक विधि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय में किया गया? देखिए हमने चर्चा की थी अभी इसकी, गणित में, भौतिक विज्ञान में, मनोविज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम इसको फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया गया था और अभी हमने पढ़ा था रिचर्ड सचमैन ने इसको भौतिक विज्ञान में लागू किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों में मौलिकता स्थापित करना, कि वो मौलिक रूप से किसी समस्या के बारे में सोच सके, कोई रटा-पिटा ज्ञान ना करके वो मौलिकता उनमें आनी चाहिए और प्रश्न पूछने का कौशल मुख्य रूप से उनको विकसित करना था उसमें। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य, हमने परीक्षा शिक्षण प्रतिमान पढ़ा था तो उसमें हमने खूब सारे उद्देश्यों की बात की थी। तो पहला देखिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना और छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना और उपर्युक्त सभी। हमें पता है परीक्षा शिक्षण प्रतिमान क्योंकि पूछताछ के माध्यम से बच्चों में कौशल विकसित किया जाता है प्रश्न पूछने का, और वो प्रश्न पूछने का उनका जो तरीका होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए होता है। दूसरी बात, तो ये बात सही होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ज्ञानात्मक कौशल, यानी कि उनको बहुत सारी तथ्यात्मक सूचनाओं का संग्रहण करना पड़ता है उनसे संबंधित, तो ये ज्ञानात्मक कौशल का भी विकास होता है। दूसरा, उन सारे के सारे आंकड़ों को, सारे की सारी सूचनाओं को एकत्रित करके वो उनसे एक नियम बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास होता है। इसलिए तीनों ही इसके उत्तर होंगे, इसलिए उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, डी उत्तर। देखिए अगला प्रश्न, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? बहुत ही बेसिक प्रश्न है। 1962 में रिचर्ड सचमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल की संरचना का सोपान नहीं है। देखिए इंक्वायरी टीचिंग इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है ये, इसलिए आप जो भी टर्म्स अंग्रेजी में दे रखी हैं विषय में, जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, उनका अंग्रेजी नाम आप जरूर याद करें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इंक्वायरी टीचिंग मॉडल या कहें कि उसका अंग्रेजी नाम ही दे देता है। तो ये इंक्वायरी टीचिंग मॉडल का मतलब होता है परीक्षा शिक्षण प्रतिमान, इसकी संरचना का सोपान नहीं है। एक शब्द आया इसमें संरचना, जिसको अपन कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का कौन सा इसका चरण या सोपान नहीं है पूछ रहा है, तो हमने इसके चरण पढ़े। देखिए इसमें ऑप्शन भी आपको ABCDEF ऐसे करके खूब सारे हमने दे रखे हैं ताकि ये क्लियर भी हो जाए आपको। अब देखिए पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा है समस्या से संबंधित प्रयोग करना, तीसरा है समस्या समाधान का प्रयास करना, चौथा है परिणाम तैयार करना, पांचवा है विश्लेषण करना और अगला है इनमें से कोई नहीं। अब क्योंकि ये इतने सारे ऑप्शन हमारा देने का रीजन ये था कि इस संरचना के जितने भी चरण हैं, जितने भी सोपान हैं, इनकी जानकारी प्रश्नों के माध्यम से भी आपको हो जाए। जिन्होंने क्लास ली है उनको तो सिस्टमेटिक पता है, सारा हमने डिटेल में पढ़ाया है, पर जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो देखें कि समस्या का चयन करना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले शिक्षक बच्चों को समस्या देता है। अब चयन करना का मतलब बच्चे उसको चयन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी समस्या जो कि, क्योंकि टीचर को पता है कि ऐसी चीजें हम बच्चे को पढ़ाते हैं जो कि उसके पाठ्यक्रम से संबंधित हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो उसकी हेल्प करें। तो ऐसी कोई समस्या बच्चे को देंगे, समस्या की पहचान भी इसको कई बार लिख दिया जाता है। तो समस्या की पहचान करना या समस्या, अकेला समस्या भी की उपस्थिति भी इसको लिख दिया जाता है, समस्या की उपस्थिति। तो यह समस्या की उपस्थिति होती है, टीचर बच्चों के सामने एक समस्या रखता है, ठीक है, पहला स्टेप है ये। दूसरा है समस्या से संबंधित प्रयोग करना। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आती है कि यहाँ सबसे पहले बच्चा समस्या आती, प्रयोग कैसे करेगा? तो इसका मतलब आप समझें आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण करना,
बच्चा अब उस समस्या से संबंधित आंकड़े कलेक्ट करेगा, शिक्षक उसकी मदद करेगा, उसको हाँ या ना में जवाब देगा। बच्चा अपने आसपास के परिवेश से उस समस्या से संबंधित उन आंकड़ों को संग्रहित करेगा। उसके बाद में वो समस्या के समाधान का प्रयास करेगा, बहुत सारे आंकड़ों को लेकर के वो समस्या के समाधान की कोशिश करेगा। अंत में जब उसको पता चलेगा कि कौन कौन से आंकड़े काम के हैं, तो वो क्या करेगा, परिणाम की तैयारी, यानी कि परिणाम की तैयारी या कहें कि संगठन करेगा। समस्या का संगठन या उसके समाधान के लिए संगठन करेगा या परिणाम तैयार करेगा। ठीक है, परिणाम जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद में उनका विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परीक्षा प्रतिमान मॉडल में मूल्यांकन भी एक तत्व होता है और उसके बाद में अनुप्रयोग एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी रिसर्च वर्क होता है, जो भी समस्या बच्चों को दी जाती है, उसका वो अपने भावी जीवन में अनुप्रयोग या कहें कि एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो ये पहला, ये दूसरा स्टेप है, ये इसका तीसरा स्टेप है, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो इसमें से संरचना का सोपान नहीं है, तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से तो उत्तर होगा इसका F, कि ये सारे के सारे ही समस्या के संरचना के सोपान है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप क्रम से इनको याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान की प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अब देखिए, परीक्षा प्रतिमान हमने पूरा पढ़ लिया, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, अब इसकी हमने प्रोसेस भी पढ़ी है। अब इसका कौन सा प्रोसेस में तत्व है जो यहाँ नहीं है? सामाजिक तंत्र, जिसको हम सोशल सपोर्ट बोलते हैं, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संरचना, मूल्यांकन, अनुप्रयोग और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये वही उसी तरह की चीजें हैं, प्रश्न में इसलिए सारी लिखी हैं ताकि आपको पता चले। ये सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि परीक्षा शिक्षण प्रतिमान में बच्चा अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत खर्चीली विधि है और वो टाइम कंज्यूमिंग विधि है। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, जो शिक्षक और आसपास के परिवेश की मदद से, शिक्षक प्लस पर्यावरण या परिवेश इसको कह सकते हैं, उस पर्यावरण में उसके मित्र, सहयोगी, जितने भी लोग हैं वो सब इसमें जुड़े हुए होते हैं, इसलिए बहुत लोगों की मदद लेनी पड़ती है, तो उसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब ये इसका तत्व है। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अब देखिए, प्रतिक्रिया का मतलब क्रिया के विपरीत जो क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया का मतलब शिक्षक कोई भी कार्य का, मतलब शिक्षार्थी, छात्र कोई भी प्रश्न पूछता है, छात्र क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा और शिक्षक उसका उत्तर देगा। शिक्षक क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बिल्कुल, अगर शिक्षक चुप हो गया तो ये प्रक्रिया खराब हो जाएगी। शिक्षक क्या करेगा, उत्तर देगा, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया इसमें होगी। अब है अगला संरचना, जिसके 5 चरण या 5 तत्वों की हमने अभी बात की थी कि बच्चा कैसे समस्या के पहचान से लेकर के विश्लेषण तक 5 चरण की बात की थी। एक है मूल्यांकन, कि इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, जो भी समस्या है उसको देखा जाता है कि ये समस्या हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और अंत में उसका अनुप्रयोग या एप्लीकेशन उसका व्यावहारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वो जो आंकड़े बच्चा जुटाता है और जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वो आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मददगार होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये सारे के सारे इसके तत्व हैं, इसलिए उसका उत्तर जो हो जाएगा सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे तत्व उसके तत्व हैं परीक्षा प्रतिमान की प्रक्रिया के। अगला प्रश्न है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, यानी कि नियंत्रक की भूमिका में नहीं होता है क्या वो? ये तो भाई गलत है। सुविधा प्रदाता की भूमिका में, बिल्कुल ये तो होता है। हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका में भी होता है। मूक दर्शक, बिल्कुल पूछ रहा है इंक्वायरी टीचिंग मॉडल में शिक्षक की भूमिका नहीं है। अगर वो मूक दर्शक बन के बैठ जाएगा शिक्षक तो फिर काम नहीं चलेगा, विद्यार्थी एकदम निराश्रित हो जाएंगे, उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, उनको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, उनको कोई दिशा निर्देश नहीं दे पाएगा आंकड़ों के संग्रहण में, समस्या के समाधान में, निष्कर्ष निकालने में, विश्लेषण करने में। इसलिए ये सारी चीजें तो होती हैं। उत्तर है मूक दर्शक, क्योंकि इसमें वो मूक दर्शक नहीं होता है। अगला प्रश्न,
परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए इसमें 4 कथन दे रखे हैं, आपको ढूंढना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन ढूंढना है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। अभी हमने चर्चा की, आपको पता है कि ये ऐसा मॉडल है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव रहते हैं, इसका मतलब ये बात सही है। दोनों के मध्य सहयोग की भावना, बिल्कुल, दोनों अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे या कहें कि शिक्षक विद्यार्थियों का सहयोग नहीं करेगा तो इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, ये बात भी सही है। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो जीवन में विद्यार्थियों से संबंधित कोई काम ऐसा नहीं है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, इसलिए ये बात भी सही है। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है। देखिए अभी हमने इससे या ऊपर वाले पॉइंट में चर्चा की है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय हैं, और यहां कह रहा है कि इस मॉडल में शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, तो दोनों में से कोई एक गलत होगा। हमें देख लिया कि दोनों एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, कि इस मॉडल में ये शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया नहीं है। शिक्षक केवल इसमें एक सुविधा प्रदाता, नियंत्रक और हस्तक्षेपकर्ता यानी और मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। वो कदम कदम पर विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देता है। अगला प्रश्न, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का गुण नहीं है। अब देखिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिज्ञासु प्रवृत्ति को विकसित करना, सृजनशीलता का विकास करना और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। इस तरह के प्रश्न में विद्यार्थी खूब कंफ्यूज होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाने वाली सारी चीजों में ये सारे गुण तो होते ही हैं। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का गुण नहीं है। हमें पता है कि परीक्षा शिक्षण का गुण क्या है, कि ये बिल्कुल ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, यस, क्योंकि बच्चा इसमें जो डाटा कलेक्ट करता है उनसे एक निष्कर्ष निकालता है, तो एक क्रमबद्ध तरीके से तर्क आधारित, आंकड़े आधारित, तथ्य आधारित, सूचना आधारित निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जिज्ञासु, क्योंकि जब हमें टीचर बच्चों को समस्या देता है और आंकड़े एकत्रित करने की बात कहता है तो बच्चे उसमें एक्टिव हो जाते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। सृजनशीलता का विकास तो होता ही है, क्योंकि क्रिएटिविटी, जो बच्चा अपने स्तर पर खोजबीन का कार्य करेगा वहां सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जरूर होगी। केवल कल्पनाशीलता का जो तत्व है ये इसमें नहीं होता है, क्योंकि कल्पनाशीलता इसमें नहीं होती है, सारी चीजें लॉजिकल होती है, बच्चे में प्रश्न पूछने का कौशल विकसित होता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जहां वैज्ञानिक शब्द जुड़ गया वहां कल्पना को स्थान नहीं होता है, वह तथ्यात्मक जानकारी, क्रमबद्धता, लॉजिक को स्थान होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। ये गुण नहीं है भाई, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का गुण नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान की सीमाओं के संबंध में सत्य कथन नहीं है। यानी कि इसकी सीमा, लिमिटेशंस, इनको सीमा कह दो, गुण दोष भी हम कह सकते हैं, सीमा या दोष कह सकते हैं, गुण नहीं, इसको कहेंगे दोष, लिमिटेशंस। तो परीक्षा शिक्षण प्रतिमान की सीमाओं के संबंध में सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन पूछना चाह रहा है। तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, खर्चीली विधि, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना संभव नहीं। अब देखिए, हमें पता है कि ये परीक्षा शिक्षण प्रतिमान डाटा कलेक्ट करना बहुत ही खर्चीला काम है, इसलिए इसमें खर्चीली विधि है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी इसमें देखा जाता है, हर कोई टीचर इसको प्रयोग में नहीं ला सकता, इसमें योग्यता होना जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर उपयोगी और पूरा पाठ्यक्रम संभव नहीं है। हमें पता है कि परीक्षा प्रतिमान मॉडल को प्राथमिक शिक्षक स्तर पर काम में नहीं लिया जाता। बच्चे आंकड़े कहां से इकट्ठे करेंगे, बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये उच्च प्राथमिक यानी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए यहां सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा शिक्षण प्रतिमान जो है वो प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी होता है, ना कि उपयोगी। तो इसमें उत्तर होगा सी। देखिए अगला प्रश्न, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है, तो जो विशेषता है उनको हटा दीजिए और जो इसकी विशेषता नहीं है वो इसके उत्तर में आ जाएगा। बिल्कुल, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, समस्या का समाधान होता है, तर्क शक्ति का विकास, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा तार्किक चीजें होती हैं, तार्किक सूचनाओं, तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो तर्क शक्ति का भी विकास होता है। प्रश्न पूछने के कौशल का विकसित होना, ये भी होता है।
उपर्युक्त में से कोई नहीं, यस, क्योंकि ये चारों के चारों ही इसके उत्तर में है, मतलब विशेषताएं हैं, नहीं है पूछ रहा है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आनुभाविक साक्ष्य। अब ये परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के साथ ही एक टॉपिक और जोड़ रखा है आपके, आनुभाविक साक्ष्य, एम्पिरिकल एविडेंस। तो जो साक्ष्य अनुभव के आधार पर प्राप्त होते हैं उन्हें आनुभाविक साक्ष्य कहा जाता है। देखिए किस तरह का प्रश्न इसमें से आता है। आप आनुभाविक साक्ष्यों का आधार है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अवलोकन, उपर्युक्त सभी। अब हमें पता है कि जो चीज हमें अनुभव से मिलेगी, लेकिन यहाँ अनुभव का मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना आप, केवल एक व्यक्ति का अनुभव इनका ये साक्ष्यों का आधार नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति जब एक तरह की चीज अनुभव करते हैं तब जाकर के कहीं वो नियम बनता है। इसलिए यहाँ ज्ञानेंद्रियों, अनुभविक साक्ष्य का आधार है ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय जो भी हैं अपनी वो हैं, कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, अवलोकन, जो भी हम निरीक्षण की दृष्टि रखते हैं, चीजों को देखते हैं, वो सारी चीजें भी इसका आधार है। इसलिए ये उपर्युक्त सभी बातें आनुभाविक साक्ष्यों के लिए जरूरी होती हैं। परंतु बस इतना याद रखना कि ये सारी की सारी चीजें किसी एक व्यक्ति के अनुभव ना होकर के एक समूह के या बहुत सारे लोगों के अनुभव होते हैं, जो बार 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 प्रयोग करने पर सत्य होते हैं, तब जाकर के वो आनुभाविक साक्ष्य बनते हैं। देखिए, आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में असत्य कथन है, यह अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। असत्य पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, तो ये तो गलत नहीं है, ये तो सही है। गलत कथन पे क्रॉस लगाऊंगा मैं। इसमें प्रामाणिकता होती है, बिल्कुल। वैज्ञानिकता जहां हो गई तो निश्चित रूप से वैधता, प्रामाणिकता तो जरूर होगी, ये भी बात सही है। इनमें कल्पनाशीलता होती है, हमने अभी चर्चा की कि ये आनुभाविक साक्ष्य कल्पना के आधार पर, कल्पना तो कोई भी व्यक्ति अपने स्तर से कर सकता है, इसलिए ये आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में असत्य पूछ रहा है, बिल्कुल कल्पनाशीलता तो होती नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। विश्वसनीयता बिल्कुल होती है, असत्य पूछ रहा है तो यही कथन आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में गलत है। कल्पनाशीलता इसमें नहीं होती, बल्कि इसमें विश्वसनीयता होती है। अगला प्रश्न देखिए, आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में सत्य कथन नहीं है। अब सत्य नहीं है का मतलब यहां भी असत्य पूछ रहा है। एक तो आप प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे और थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में सत्य कथन नहीं है, असत्य पूछ रहा है। प्रयोगात्मकता, सार्वभौमिकता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता। देखिए, अब हम कह रहे हैं कि आनुभाविक साक्ष्य हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं और वो अनुभव किसी एक व्यक्ति के अनुभव ना होकर के बहुत सारे व्यक्तियों के अनुभव होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और बहुत सारे व्यक्तियों के अनुभव होते हैं, इसलिए प्रयोग उसमें होते हैं, तब जाकर के अनुभव निष्कर्ष निकालता है, अनुभव सही माना जाता है, तो प्रयोगात्मकता होती है। सार्वभौमिकता, बिल्कुल बहुत सारे लोग बहुत सारे स्थानों पर उनको देखते हैं तो सत्य पाते हैं, उनको बिल्कुल सही होते हैं वो नियम, इसलिए उनमें सार्वभौमिकता होती है। वैधता, वैलिडिटी होगी उनकी, H2O को जब जब मिलाओगे पानी बनेगा, तो वैलिडिटी उनमें वैधता होगी, अवैध नहीं हो सकते वो। और दूसरा व्यक्तिनिष्ठता, ये व्यक्तिनिष्ठता यहाँ नहीं होती, बल्कि वस्तुनिष्ठता होती है, यानी कि एग्जैक्टली जो चीज है वही आनुभाविक साक्ष्य में होगी। आज मैं मेरे तरीके से सोच रहा हूं, आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, तो वो चीज होती है व्यक्तिनिष्ठ। तो यहाँ इन आनुभाविक साक्ष्यों में व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का अनुभव, किसी एक व्यक्ति का अनुभव कह सकते हैं इसको। अगर एक व्यक्ति कुछ अनुभव कर रहा है, बाकी सब अलग अनुभव कर रहे हैं, तो वो बात गलत मानी, यानी व्यक्तिनिष्ठता इसमें नहीं होती, बल्कि क्या होता है इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में सत्य कथन नहीं है। अब यहां भी असत्य पूछ रहा है। यह स्थायी अधिगम का आधार है, यह प्रभावी रुचिपूर्ण अधिगम के आधार हैं,
इनमें वैज्ञानिकता होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में सत्य कथन नहीं है, गलत पूछ रहा है। बिल्कुल अनुभव से जो चीज़ें हमें आती हैं या जो चीज़ें लॉजिकल होती है ये कहो तो निश्चित रूप से स्थायी अधिगम उनसे होता है, तो ये बात तो सही है। प्रभावी और रुचिपूर्ण अधिगम का आधार, और कोई चीज़ लॉजिकल होती है तो हमारा इंटरेस्ट उसमें रहता है कि यस ऐसा होता है, तो प्रभावी और रुचिपूर्ण अधिगम का आधार होती है ये। इनमें वैज्ञानिकता तो पाई जाती है क्योंकि तार्किकता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता, तो उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें सारे के सारे ऑप्शन ही सही है, इसका मतलब कोई नहीं। अगला प्रश्न, परीक्षा प्रतिमान संरचना का सोपान नहीं है। अब देखिए हमने सिंटैक्स या संरचना देखी थी और इसके 5 चरणों की हमने बात की थी, 5 सोपानों की हमने बात की थी, 5 सोपान बताए थे। पूछ रहा है परीक्षा प्रतिमान संरचना का सोपान नहीं है। समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या समाधान का प्रयास, सूचनाओं का संगठन, परिणामों की प्राप्ति और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, अभी हमने पांचों के पांचों चरण कहे हैं। अब देखिए यहाँ समस्या का प्रस्तुतिकरण, कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं कि प्रस्तुतिकरण शब्द एग्जैक्टली उसमें था ही नहीं, क्योंकि उसमें था पहचान, चयन, उपस्थिति। अब ये नया शब्द आ गया प्रस्तुतिकरण। तो समस्या का प्रस्तुतिकरण का मतलब ये होता है कि समस्या को टीचर बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, तो उपस्थिति बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होता है, समस्या का समाधान का प्रयास भी होता है, सूचनाओं का संगठन भी होता है और परिणामों की प्राप्ति भी करता है, इसलिए इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुभाविक साक्ष्यों के संबंध में सही कथन पूछ रहा है। आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में सही कथन कौन सा है? यह किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, यह प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते क्योंकि प्रयोगों पर आधारित होते हैं, यह प्रयोगों के निष्कर्षों एवं परीक्षणों पर आधारित होते हैं और उपर्युक्त सभी। ये कह रहा है आनुभाविक साक्ष्यों के बारे में सही पूछ रहा है कथन। तो हमें ये पता है कि यह किसी सिद्धांत की पुष्टि, अगर किसी सिद्धांत की हम पुष्टि करेंगे, पुष्टि का मतलब उसको नियम के रूप में हम काम में लेंगे, तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने होंगे, फिर हम उदाहरणों से क्या बनाएंगे, उसकी पुष्टि करके नियम बनाएंगे। यस, तो इसका मतलब यह किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रेक्षक यानी कि जो देखने वाला है, परीक्षण करने वाला है, जो बच्चे जो परीक्षा प्रतिमान मॉडल या अनुभव के उस साक्ष्य को काम में ले रहे हैं, वो प्रेक्षक की पूर्वाग्रहों और धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी चीज के बारे में धारणा हमने पहले से चाहे कुछ भी बना रखी हो, लेकिन आनुभाविक साक्ष्य उसके बारे में कुछ और बात कहता है, तो वो आनुभाविक साक्ष्य उसकी प्रेक्षक की धारणाओं से प्रभावित नहीं होता। कारण, क्योंकि आनुभाविक साक्ष्य ऐसी कोई कल्पना से नहीं बने, बल्कि वो प्रयोगों पर आधारित और हमेशा सत्य होते हैं। तो ये बात भी सही है, प्रयोगों के निष्कर्षों एवं परीक्षणों पर आधारित होते हैं, ये भी बात सही है, इसलिए उसमें उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, आनुभाविक साक्ष्य होते हैं अवलोकन पर आधारित, अनुभव पर आधारित, दोनों सही हैं, यानी कि ये ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। अब हमें पता चल रहा है कि अवलोकन और अनुभव ये दोनों पे आधारित होते हैं, इसलिए उत्तर होगा सी, आनुभाविक साक्ष्य अवलोकन और अनुभव दोनों पर आधारित होते हैं। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा अभिवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में सकारात्मक कौशलों का विकास करना, उपर्युक्त सभी। ये तो सारी चीजें आप देख रहे हैं इतनी देर से कि वैज्ञानिक होता है, जिज्ञासा बच्चों में उत्पन्न करता है और कौशल भी है प्रश्न पूछने का, तो सकारात्मक कौशल विकसित होते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा शिक्षण पद्धति की विशेषता है। ये परीक्षा शिक्षण इंक्वायरी टीचिंग मॉडल की विशेषता पूछ रहा है कि यह समस्यात्मक परिस्थितियों में अधिक उपयोगी है, यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को न्यूनतम निर्देश प्रदान करता है, या उपर्युक्त सभी। देखिए अच्छा प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है किसी परीक्षा में।
थोड़ा नज़दीक है ये, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन इस तरह के प्रश्नों में हो सकता है। तो आप ये देखें कि समस्यात्मक परिस्थितियों में अधिक उपयोगी, इसका मतलब जब समस्या होती है तभी इसको काम में लिया जाता है। बच्चों को एक समस्या दी जाती है और वो प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि समस्यात्मक परिस्थितियों में अधिक उपयोगी है। अब वैसे तो बच्चा वैसे भी पूछ सकता है कि बच्चों प्रश्न पूछो, लेकिन जब उनको समस्या दी जाती है और उस समस्या से संबंधित बच्चा प्रश्न पूछता है, उसका मतलब है कि समस्यात्मक परिस्थितियों में ये अधिक उपयोगी है ये मॉडल, ताकि उस बच्चा उस समस्या का समाधान शिक्षक से प्रश्न पूछ के करेगा। सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, बिल्कुल बच्चा क्रिएटिविटी दिखाएगा, आंकड़ों से वो नया निष्कर्ष निकालेगा, अपने दिमाग, बिल्कुल लॉजिक बहुत ज़रूरी है इसमें, और बच्चा अपने आप नई नई चीज़ों को इसमें ऑब्जर्व करता है और नए नए निष्कर्षों पर पहुंचता है, इसलिए क्रिएटिविटी वाली बात भी करता है। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को न्यूनतम निर्देश देता है, बिल्कुल न्यूनतम, क्योंकि इसमें बच्चा जो है खुद एक्टिव रह करके, ज्यादा एक्टिव रह करके काम करने की कोशिश करता है। टीचर उसको मना भी नहीं करता, बिल्कुल के मूक दर्शक नहीं होता, लेकिन न्यूनतम निर्देश तो वो देता है, कम से कम यस और नो का जवाब वो देता है कि यस ये ठीक है और नो ये ठीक नहीं है। तो बच्चा आगे उस पर अनुसंधान रिसर्च करता जाता है और आंकड़ों को एकत्रित करके समस्या का समाधान करता है। तो ये बात भी सही है। इसलिए उपर्युक्त सभी, कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में इस तरह के आंसर को बच्चे कर देते हैं कि न्यूनतम निर्देश, समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है, उसमें उनको तो लगता है कि टीचर इसमें सक्रिय रहता है, न्यूनतम निर्देश कहां देता है, तो इस ऑप्शन को वो गलत कर देते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। अगला प्रश्न, समस्या संबंधी प्रयोग करना, ये परीक्षा प्रतिमान संरचना का कौन सा चरण है? अब देखिए, हमने परीक्षा शिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी टीचिंग मॉडल ITM, शॉर्ट में इसको ITM कहते हैं, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, उसमें हमने संरचना या सिंटैक्स का टॉपिक पढ़ा था और उसमें 5 चरणों की हमने बात की थी, आपको याद है। इसमें पूछ रहा है कि समस्या संबंधी प्रयोग करना ये कौन सा चरण है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा चरण है। तो आपको याद है पहला चरण क्या था, समस्या की पहचान कह दो, चयन कह दो, उपस्थिति कह दो, और आप इसको प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। अब जब समस्या टीचर बच्चों के सामने रख देता है, तब बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करना। हालांकि ये कई बार बच्चे कहते हैं प्रयोग तो जब करता है बच्चा जब आंकड़े एकत्रित करता है, इसलिए कई बार इसको आप तीसरे उसमें रख देते हो चरण में, ये नहीं करना है हमें। समस्या संबंधी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में गलत करके आते हैं विद्यार्थी, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि द्वितीय चरण में है समस्या संबंधी प्रयोग। समस्या संबंधी प्रयोग ये दूसरा चरण है भाई, तो हमारा उत्तर तो हमें यही मिल गया कि दूसरा चरण। तीसरा चरण कौन सा है आप बताओ। प्रयोग का मतलब हम आप यहाँ देखेंगे, आप शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, संग्रह, इसका आंकड़ों का संग्रहण करता है बच्चा। फिर क्या करता है, समस्या समाधान का प्रयास, यानी प्रयोग पहले और प्रयास बाद में। तो लॉजिकल तो नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो तृतीय चरण क्या होगा, समस्या समाधान का प्रयास। अब यहां समस्या समाधान का प्रयास करेगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पहले प्रयोग फिर प्रयास, उससे पहले उपस्थिति हो ही गई। इन दोनों में ही थोड़ा दिक्कत रहती है, दूसरे और तीसरे में, बाकी में दिक्कत नहीं है। इसका चतुर्थ चरण है, आपने देखा होगा, संगठन करना या परिणामों की प्राप्ति। इसको आप परिणामों की प्राप्ति कहेंगे। और इसका पंचम चरण लिख ले आप, वैसे तो देख लिया आपने बहुत सारा, इसमें विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ये इसका अंतिम और 5वां चरण है। तो उत्तर मिल गया हमें कि ये द्वितीय चरण है, समस्या संबंधी प्रयोग करना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में
छात्रों को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तथा समस्या समाधान के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान, सहकारी अधिगम प्रतिमान और सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़े होंगे ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो प्रतिमान के नाम से अलग से मॉडल दे रखे हैं, लेकिन कई बार क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है परीक्षा शिक्षण प्रतिमान, इसलिए इन चारों प्रतिमानों के बारे में थोड़ी थोड़ी एक शब्द की जानकारी भी अगर आपको है तो आप गलत नहीं करेंगे इस प्रश्न को। देखिए किस प्रक्रिया में छात्रों को अपनी जिज्ञासा, अभी हम बार बार जिज्ञासा पढ़ रहे हैं कि जिज्ञासा की शांति करता है बच्चा, प्रश्न पूछ पूछ के समस्या के समाधान का अवसर मिलता है, बिल्कुल उनको समस्या दी जाती है और बच्चा उसका समाधान करता है। तो उत्तर तो निकाल लो यहीं पे कि इसका उत्तर तो परीक्षा प्रशिक्षण या परीक्षा शिक्षण प्रतिमान है। कई बार प्रशिक्षण शब्द सुन करके बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है कि यार हमारे टॉपिक में सिलेबस में तो शिक्षण है और यहाँ प्रशिक्षण दे रखा है। ये नहीं करना है, ये ट्रेनिंग कहो टीचिंग कहो दोनों में लागू होता है ये, इसलिए उत्तर तो यहाँ पे परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है। रिचर्ड सचमैन ने दिया था, बार बार हम बहुत देर से इसकी बातें कर रहे हैं तो ये चीज तो आपको पता ही है। अग्रिम संगठनात्मक मॉडल क्या होता है? ये अग्रिम संगठनात्मक मॉडल है, ये डेविड आशुबेल ने दिया था ये। अब इसमें क्या होता है, अग्रिम संगठनात्मक मॉडल में ये डेविड आशुबेल ने दिया था और सीधे सीधे इसको हम कह सकते हैं कि ये शिक्षक केंद्रित है, ये शिक्षक केंद्रित है, यानी कि इसको सीधे सीधे शब्दों में यानी टीचर इसमें सबसे ज्यादा सर्वेसर्वा होता है, बच्चे मूक दर्शक या कहें कि कम एक्टिव रहते हैं। और इसको जोड़ सकते हो आप सीधे सीधे व्याख्यान प्रणाली से जोड़ सकते हो आप अग्रिम संगठनात्मक मॉडल को। ठीक है, किससे जोड़ सकते हो? इसको सीधे सीधे आप व्याख्यान प्रणाली से जोड़ सकते हो। व्याख्यान इसमें क्या होता है, व्याख्यान के द्वारा टीचर जो है वो सूचनाओं का विश्लेषण, ज्ञान का विश्लेषण करता है बच्चों के सामने। बहुत इंटेलिजेंट टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम आता है। ये परीक्षा शिक्षण प्रतिमान हम पढ़ी रहे हैं, इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है बच्चा, पूछताछ का कौशल बच्चों में विकसित होता है, बच्चों में मौलिकता आती है और छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षक प्लस छात्र दोनों सक्रिय, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, याद रहेगा आपको। तीसरा है सहकारी अधिगम प्रतिमान, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आता है, बच्चों के लिए। ये विशेष आवश्यकता वाले जो भी बच्चे होते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड, उनको सीखने में काम आता है। इसमें क्या ग्रुप बना करके 3, 4, 5 बच्चों का और उनको छोटा मोटा काम दे दिया जाता है। ठीक है, और वो बच्चे मिलकर के, ये छात्र केंद्रित है, इसमें शिक्षक उनको काम दे के पीछे हट जाता है। तो ये क्या है, ये छात्र केंद्रित है, बच्चे अपनी गति से इसमें काम करते रहते हैं। छात्र केंद्रित है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। और इसको दिया था शॉ आलपोर्ट, 3-4 अच्छे वैज्ञानिक उनके नाम है इसमें, शॉ हो गया, आलपोर्ट हो गया, वॉटसन। ठीक है, वॉटसन ने, और एक जॉन ड्यूवी का भी नाम इस वाले सहकारी प्रतिमान, अधिगम प्रतिमान के साथ जुड़ा हुआ है। एक अंतिम है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, इसके जनक थे शैनन, और ये जो प्रतिमान है वो कंप्यूटर आधारित प्रतिमान है, ये कंप्यूटर आधारित प्रतिमान है। ठीक है, कंप्यूटर जिस तरह कार्य करता है उस तरह ये सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है, यानी कि बच्चों को बहुत सारी सूचना दे दी जाती है और जब जिस सूचना की जरूरत पड़ती है तब उस सूचना को वो कंप्यूटर की तरह अपने अंदर से निकाल के और उसको काम में लेते हैं। इसके जनक हैं शैनन। तो इस तरह ये प्रश्न है आपका, आप इन सारी इनको याद भी कर लें। चलिए अगला प्रश्न,
स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया कहलाती है? अगर कोई स्वयं ज्ञान अर्जित कर रहा है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्षी, अन्वेषण, कौतूहल या कल्पना? बहुत सवाल एकदम सरल सा सवाल है, सीधे सीधे ये इसका स्वयं ज्ञान अर्जित करना क्या कहलाता है, मतलब उसको ऐसे पूछ रहा है। तो साक्षी का मतलब तो होता है किसी चीज का साक्ष्य, या आपने वस्तु स्थिति यानी किसी चीज के साक्षी हैं आप, कोई चीज प्रत्यक्षतः होते आपने देखी है, तो ये कह रहा है स्वयं ज्ञान अर्जित करना। हालांकि साक्ष्य देखने से ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन वो कह रहा है स्वयं ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान अर्जित हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, पर आपने जो चीज देखी वो पता चली। अन्वेषण होती है खोज, यहां अन्वेषण को खोज कह सकते हैं हम सीधे सीधे शब्दों में, और इस अन्वेषण से बच्चा खुद जो है ज्ञान अर्जित करता है, यहां ज्ञान अर्जित करता है। ये देखिए कौतूहल का मतलब तो आश्चर्य होता है, तो आश्चर्य से ज्ञान थोड़ी है, जरूरी नहीं है आश्चर्य हो गया किसी चीज से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। और एक कल्पना है, कल्पना से भी ज्ञान तो होता है, लेकिन उसमें आप क्या करते हो, काल्पनिक प्रत्ययों की बात करते हो, तो वो एक तरह का ज्ञान काम में नहीं ले सकते, लॉजिकल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अन्वेषण। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये आज की इतनी प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो चुकी है। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने किया दोस्तों। मैं वादा करता हूं आपसे और मैं दावा करता हूं कि इन वीडियो वाले प्रश्नों को और इस कंटेंट को आप पढ़ लोगे तो एसएसटी की शिक्षण विधियों के 10 के 10 प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा मात्र 2 दिन का समय आपको लगेगा, सारे वीडियो देखें और सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ आप करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।